गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉइल इरोजन और उसके कॉजेज़, इम्पैक्ट और कंट्रोल पढ़ने हैं हमें। तो फ़िलहाल हम आज उसके कॉजेज़ पढ़ेंगे। तो पहले हम देखेंगे सॉइल के बारे में पढ़ते हैं हम, जो हमने पहले वैसे पढ़ा हुआ है। जो सॉइल जो होता है वो क्या है वो हम पढ़ेंगे। और पढ़ना हमारा टॉपिक क्या है, सॉइल इरोजन। जो सॉइल है ये स्पेशली क्या है, ये टॉप सॉइल है जिसको क्लासिफाई हम एक रिन्यूएबल रिसोर्स के हिसाब से भी बोल सकते हैं, जिसको हम बाद में और रिन्यू कर सकते हैं। ये कंटिन्यूसली रिजनरेट होता है नेचुरल प्रोसेस के द्वारा। एक स्लो स्पीड होती है, काफ़ी स्लो रेट से होती है। लगभग 200 से लेकर 1000 ईयर्स लगते हैं किसी भी एक सॉइल के 1 इंच को बनने में। यहाँ 2.5 सेंटीमीटर सॉइल को बनने में लगभग 200 से 1000 ईयर्स लगते हैं बनने में। डिपेंड करता है कि क्या क्लाइमेट है, कौन सा सॉइल टाइप है। मगर जो रेट ऑफ इरोजन है, जो सॉइल का उखड़ जाना अपनी बेस से, वो बहुत ही फास्ट होता है। जितनी टाइम उसको रिन्यूअल में लगता है, बनने में लगता है, फॉर्मेशन होने में लगता है, उससे कहीं गुना ज़्यादा फास्ट रेट से वो इरोड होती है। तो फिर ये तो ज़्यादा ही नुकसान वाली बात हो जाती है, क्योंकि जितना बहुत ज़्यादा टाइम तो इसको लगता है बनने में, मगर उससे कहीं ज़्यादा फास्ट तरीके से ये एकदम से इरोड होती है। लिटरली मीनिंग ऑफ सॉइल इरोजन क्या होता है कि वियरिंग अवे ऑफ सॉइल, कि सॉइल का निकल जाना, वहाँ से अपनी बेस से निकल जाना। सॉइल इरोजन जो है, हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं मोमेंट उन चीज़ों की, सॉइल के उन कंपोनेंट्स की, स्पेशली सरफेस लेटर, जो ऊपर वाला लेयर होता है, जिसमें क्रॉप्स, जिसमें लीव्स, ट्विग्स डिपॉजिट हुए होते हैं, डिकम्पोज होके उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं। जो सॉइल की टॉप लेयर होती है उसका मूवमेंट हो जाना एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, वो किस ज़रिए हो जाता है, बाय द एक्शन ऑफ विंड या वाटर। ठीक है। इस सॉइल इरोजन की वजह से क्या होता है कि जो सॉइल है ये अपनी फर्टिलिटी जो है ये लॉस करती है, क्योंकि जो टॉप लेयर होता है सॉइल का, जिसको ह्यूमस भी बोलते हैं, उसी में फर्टिलिटी होती है, और जो भी क्रॉप है, जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है, उसी में होती हैं। उससे क्या हो जाता है कि वो सब वॉश आउट हो जाएगा, वो निकल जाएगा। अब जो ये सॉइल है, इससे क्या होगा, जब इसका जो टॉप लेयर है वो निकल जाएगा तो उसकी जो फर्टिलिटी है वो भी लॉस हो जाती है, क्योंकि टॉप लेयर ही फर्टाइल होती हैं, और ये लॉस हो जाएगी जब ये टॉप लेयर ही निकल जाएगी। अगर हम दूसरे तरीके से देखेंगे, सॉइल इरोजन जो होता है, ये फर्टाइल्स जो इसकी सॉइल की सरफेस होती है ये डिटैच हो जाती है, इससे अलग हो जाती है, रिमूव हो जाती है ये अपनी ओरिजिनल प्लेस से, और कहीं और जाके ये डिपॉजिट हो जाती है, किसी और जगह जाके डिपॉजिट हो जाती है, किसी और जगह को ये फर्टाइल बनाती है, मगर जहाँ पे ये फर्टाइल थी वहाँ से ये रिमूव हो जाती है। ये जो लॉस होता है टॉप सॉइल का, ये जो डिस्टर्बेंस होता है सॉइल स्ट्रक्चर का, इसी को सॉइल इरोजन बोलते हैं। मतलब टॉप सॉइल का लॉस होना, उसमें डिस्टर्बेंस होना, सॉइल के स्ट्रक्चर में डिस्टर्बेंस होना, इसी को हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। अब जो रामा राव थे 1962 में, उन्होंने सॉइल इरोजन को एक क्रीपिंग डेथ ऑफ सॉइल बोला। मतलब धीरे धीरे रेंगते हुए जो है सॉइल की डेथ हो जाती है। मतलब रेंगते रेंगते सॉइल जब इरोड हो जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा, तो उसने सॉइल इरोजन को बोला है कि ये रेंगती हुई मौत है एक सॉइल की, क्योंकि वहाँ से उसकी फर्टिलिटी हट जाएगी, निकल जाएगी, तो उसकी डेथ ही हो गई ना सॉइल की। और फॉक्स ने 1950 में क्या बताया था कि जो ये सॉइल इरोजन है, इसमें क्या होता है, ये सॉइल इरोजन वाइड रेंज ऑफ फिज़िकल केमिकल एक्शन, जिसमें रिमूवल ऑफ सॉल्युबल मैटर, केमिकल चेंज होता है सॉइल में, डिसइंटीग्रेशन होती है सॉइल की बाय फ्रोस्ट। फ्रोस्ट क्या होता है, जब छोटे छोटे वाइट क्रिस्टल आइस के जो हैं वो डिपॉजिट हो जाए ग्राउंड पे या किसी भी सरफेस पे, जब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए, मतलब बिलो फ्रीजिंग, तब वो जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो स्नो के छोटे छोटे क्रिस्टल सॉइल पे पड़ेंगे, और वो सॉइल को अपने साथ ही बाइंड करेंगे, और फिर जब वो पिघल भी जाएंगे तो वॉश आउट कर लेंगे सॉइल को अपने साथ ही सॉइल। तो ये रैपिड चेंज जो टेम्परेचर में होगा, या कोई भी डस्ट चार्ज विंड
आएगी, उसकी वजह से इसको सॉइल को उड़ा के ले जाएगी, या कोई भी स्टॉर्म जो है वो आएगा, लैंडस्लाइड आएगा, सो ऑन। तो बोला गया है फॉक्स के ज़रिए कि ये सारी चेंजेस जब होंगी तो सॉइल इरोजन होता है, ये कारण बनते हैं सॉइल इरोजन के। इरोजन जो है एक मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सॉइल जो है ऑल ओवर कहीं पे भी आप देखेंगे ग्लोब में वो अफेक्टेड रहती है। अगर हम वर्ल्ड सिचुएशन में भी देखेंगे, लगभग 1/3 जो वर्ल्ड की क्रॉप लैंड है वो लगभग इरोड हो जाती है इसी वजह से, इसी सॉइल इरोजन के कारण। 2/3 जो है सीरियसली डिग्रेड हो जाते हैं लैंड, क्योंकि इतना ज़्यादा उनका सॉइल इरोजन हो जाता है, जो नॉर्मली एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। सॉइल इरोजन बेसिकली 2 टाइप्स का के ऊपर बेस्ड है कि किस टाइप का काज ऑफ इरोजन है। बेसिकली सॉइल इरोजन इज़ बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स बेस्ड अपॉन द काज ऑफ इरोजन। पहला है नॉर्मल इरोजन अगर होता तो, जिसको हम जियोलॉजिक इरोजन भी बोलते हैं। नॉर्मल इरोजन मतलब एक नेचुरल प्रोसेस होती है, स्लो प्रोसेस होती है, जो ग्रेजुअली रिमूव करती है टॉप लेयर ऑफ सॉइल को। वो एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बोल सकते हैं, हल्की फुल्की विंड आ गई उससे सॉइल का लेयर निकल जाएगा, जो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। बायोलॉजिकल, फिजिकल और हाइड्रोलॉजिकल एक्टिविटी जो हमेशा कुदरत एक अपना नेचर को बैलेंस बनाने के लिए एक्टिविटी करता है। इरोजन और रिन्यूअल मतलब किसी जगह पे कोई चीज़ इरोड हो गई और दूसरी जगह डिपॉजिट हो गया, मतलब दूसरी जगह को भी उसने फर्टाइल बनाने के लिए ये एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू होता है। ये काफ़ी स्लो होता है और रिन्यू हो सकता है। मगर जो दूसरा है एक्सेलरेटेड इरोजन, वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। वो उसको बोल सकते हो आप एंथ्रोपोजेनिक, मतलब जो इंसान के ज़रिए होता है, मैन मेड, इंसान की एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। वो उसका जो रेट ऑफ इरोजन है वो काफ़ी फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल इरोजन से। और यहाँ पे जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो जाती है। कहीं पे एकदम से सारी सॉइल को उठा के ले जाएगा और एकदम से दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाएगा। जैसे कि ओवर ग्रेजिंग, बहुत ज़्यादा जब जानवर लोग चरने बैठ जाते हैं तो पूरा सॉइल ही ऊपर से निकाल देते हैं। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई जब बहुत हद तक होती रहती है तो उनसे पूरा सॉइल वहाँ से डिग्रेड हो जाता है। माइनिंग एक्टिविटी से जब खान खोदी जाती है तो पूरी सॉइल नीचे जाती है। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो मैन मेड एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से सॉइल इरोजन, इनका एक्सेलरेटेड इरोजन हो जाता है, जो बहुत ही हार्मफुल होता है और जो इजीली ये चीज़ें रिन्यू नहीं हो पाती है। नॉर्मल इरोजन में क्या होता है, वो एक स्लो प्रोसेस होता है, वो नेचर करता है तो वो धीरे धीरे इरोड करता है। जितना जितना वो इरोड करता है पीछे से वो अपने आप को फिर से रिन्यू करने के लिए कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो बहुत स्लो प्रोसेस में होता है। मगर एक्सेलरेटेड इरोजन जो होता है ये एंथ्रोपोजेनिक है, मतलब मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से इसका रेट काफ़ी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्म सॉइल को करता है। अब हमारा पढ़ना है हमें काजेस, या हम बोल सकते हैं एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन। क्या काजेस हैं, क्या एजेंट्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। सॉइल इरोजन जो है वो दे आर कॉज्ड बाय क्लाइमेटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर्स। तो अभी हम पढ़ते हैं पहला क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में जो मेजर क्लाइमेटिक फैक्टर जो सॉइल इरोजन जिससे होता है वो है वाटर और है विंड, ठीक है। अब जो इरोजन बाय वाटर होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है सॉइल इरोजन का। जो स्नो है, मेल्टिंग ऑफ स्नो, इससे क्या हो जाता है, जब कहीं स्नो पड़ती है और बाद में अगर वो क्या करती है, जब नीचे ज़मीन पे पड़ती है वो सॉइल के पार्टिकल्स को अपने साथ बाइंड करके रखती है, क्योंकि वो जमी हुई होती है। बाद में यही स्नो जब पिघल जाती है ये बह के टॉप लेयर को भी अपने उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसको भी अपने साथ बह के लेके चली जाती है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट तक। सॉइल जो है ये डायरेक्टली इफ़ेक्टेड होता है अगर हेवी रेनफॉल हो, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है तो उस बारिश के रन ऑफ से बहुत सारे पानी से जब पानी बहता है तो वहाँ से सॉइल भी उसके साथ बहती है। रैपिड रनिंग वाटर से और वेव एक्शन से एकदम लहरें उठती हैं, उससे बहुत ज़्यादा पानी की जो लहरें आएंगी, बारिश जो बहुत ज़्यादा फ्लो से आएगी उससे बहुत ज़्यादा क्या होता है कि सॉइल जो है वो भी एकदम से खिसक के निकल जाती है। अब जो इरोजन जो पानी की वजह से होता है वो इनमें कुछ
टाइप्स हैं जो जिसकी वजह से ये इरोड हो जाता है। और वो टाइप्स क्या हैं, क्या क्या बन सकता है पानी की वजह से जब सॉइल इरोड होती है तो क्या हो जाता है? शीट इरोजन। पहला क्या है? शीट इरोजन। यहाँ पे रिमूवल होता है सॉइल के थिन लेयर का, जिसमें एक लार्ज एरिया से जो सॉइल की जो थिन लेयर होती है वो रिमूव हो जाती है। एक शीट जैसा मान लो, अब ऊपर की कवर ही उड़ जाएगी, तो उसके लिए इसको शीट इरोजन बोलते हैं। ये कब होता है? जब रन ऑफ रेन वाटर होता है तो वो पूरा ऊपर वाली परत जो होती है सॉइल की वो निकाल लेती है, उस परत को शीट बोलते हैं। थिन लेयर को निकाल लेती है, इसीलिए इस इरोजन को जो पानी की वजह से होता है इसको शीट इरोजन बोलते हैं। उसके बाद जो सेकंड वाला है रिल इरोजन। इस टाइप के सॉइल इरोजन में क्या होता है? जब बहुत बारिश पड़ती है और बहुत ज़्यादा पानी का रनिंग वाटर रैपिडली आता है, वो फिंगर शेप्ड ग्रूव्स बनाते हैं। उंगलियों के शेप के ऐसे मतलब जो है ज़मीन वो खिसकती है, सॉइल खिसकती है, रिल बनाते हैं, उंगली शेप्ड, फिंगर शेप्ड। तो फील्ड में हर जगह से, जैसे आप देखेंगे नालियों से जो सॉइल है वो खिसक जाता है। बहुत ज़्यादा पानी जब हेवी रेनफॉल आता है, आप देखेंगे एक साइड से एक पानी बह रहा है, दूसरी साइड से दूसरा, ठीक है, तो उससे क्या होता है? फिंगर शेप्ड इरोजन होता है, ग्रूव्स बनते हैं। थर्ड वन है गली इरोजन। एक प्रोमिनेंट टाइप का इरोजन है जिसमें बहुत ज़्यादा जब हेवी रेनफॉल होता है, रैपिड रनिंग वाटर और ट्रांसपोर्ट जब वाटर होता है उसकी वजह से डीपर कैविटीज़ बनती है। अंदर से एक आप देखेंगे बड़ी बड़ी सी गली, और एकदम से वो क्या होती हैं? बहुत ही ज़्यादा गहरी होती हैं, डीपर कैविटीज़ होती हैं, जिनको हम गलीज बोलते हैं, ठीक है। एक गली जैसी पूरी आप देख लीजिए, वो क्या हो जाती है? निकल जाती हैं इस पानी से, एक ज़मीन की गली जैसी निकलती है, जो उस फील्ड को अनकल्टिवेबल बनाएगा, क्योंकि बहुत पूरा बहाव निकल गया, पूरा ज़मीन का टुकड़ा निकल गया। ये गली जो है ये वी शेप की तरीके से भी निकल सकती है, पूरा वी शेप में निकल जाती है, या यू शेप में एक गली बनती है, तो पूरा सॉइल इरोड हो जाता है। जब कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर इन गली के थ्रू होता है, ये फिर से आगे डीप नीचे, आप पूरा मान लो जैसे किसी ने खोद ही लिया है, जैसे किसी ने नीचे, आप देखो जैसे कब्र नहीं होती है जो बिल्कुल नीचे खोदी गई है, उसी तरीके से नीचे तक ये पूरा सॉइल को निकाल के इरोड करके लेके जाती है और डीप करती है, डीप होता जाता है। उसकी वजह से रेवेन्स बनते हैं, मतलब साइड साइड में हमें लगेगा कि ज़मीन है और बीच में एकदम से नदी का बहाव चल रहा है, वैसे बन जाता है। तो वैसी होती है गली इरोजन। फोर्थ है लैंडस्लाइड्स, या हम इसको स्लिप इरोजन बोलते हैं। ये इरोजन क्या होता है? ये सॉइल इरोजन, ये जब हेवी रेनफॉल होता है तो किसी किसी जगह पे लैंड स्लोपी होती है, माउंटेन है या हिल्स में, यहाँ पे जब इरोजन होता है तो रनिंग वाटर क्या हो करता है? बहुत सारी चट्टानों के सुराखों में, क्रैक्स में चला जाता है, वहाँ पे वो मिट्टी लेके चला जाता है और पूरा उस रॉक को लूज़ करके उसको स्लिप कर जाता है नीचे की तरफ। तो वो माउंटेन और वो रॉक और वो पूरा ज़मीन सारा खिसक जाता है, लैंडस्लाइड हो जाती है उधर पे, ठीक है। और फिफ्थ है स्ट्रीम बैंक इरोजन। जब बहुत ज़्यादा रिवर में बाढ़ आने लगती है, वो फूल जाती है, स्वोलन हो जाती है, काफ़ी एक्टिव होती है। जब काफ़ी रेनी सीज़न होता है, बहुत बारिश पड़ती है, तो पानी भर जाता है रिवर्स में, वो स्वोलन हो जाती है, फटने लगती है और उसका पानी बहुत ज़्यादा फास्ट वो बहता है और किसी भी डायरेक्शन में, कहीं पे भी वो डायरेक्शन में पानी बहता है। उसकी वजह से क्या करता है? वो सॉइल को कट करके ले जाता है पूरा, और कहीं कहीं पे जाके तो वो जैसे केव्स बनाता है बैंक्स पे, ठीक है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सॉइल के मासेस अपनी जगह से डिटैच हो जाते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं बैंक से, रिवर बैंक से, और डिपॉजिट हो जाते हैं किसी और जगह पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो पानी की वजह से इरोजन होते हैं, अलग अलग टाइप के शेप्स बनाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है विंड इरोजन। विंड इरोजन काफ़ी सीवियर होता है कुछ कुछ ऐसे एरिया में जहाँ पे वेजिटेशन होती है। अगर आप देखेंगे एरिड, जहाँ पे पानी की कमी होती है, सेमी एरिड एरियाज़ में, वहाँ पे विंड इरोजन कॉमन होता है
अगर देखेंगे आप राजस्थान में, कच्छ में, मध्य प्रदेश, ये कुछ एरिड एरियाज़ हैं, सेमी एरिड एरियाज़ हैं जहाँ पे पानी की कुछ कमी होती है, और ये यहाँ पे विंड की वजह से ज़्यादा इरोजन होता है। जब बहुत ज़्यादा हवाएं चलती है, विंड की वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, फाइन सैंड, सॉइल पार्टिकल एकदम से कैरी अवे हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। यहाँ क्या हो जाता है, बड़े बड़े सैंड ड्यून्स बनते हैं, पहाड़ बनते हैं रेत के, दूसरी जगह पे डिपॉजिट हो जाते हैं। अब ये कैसे होते हैं? इनका पहला है साल्टेशन। साल्टेशन का मतलब होता है एक्शन और प्रोसेस ऑफ डिसकंटिन्यूस लीपिंग और जंपिंग। साल्टेशन में क्या होता है, फाइन सॉइल पार्टिकल्स जो हैं वो लिफ्ट हो जाते हैं हवा में विंड की वजह से, और हॉरिजेंटली वो ड्रिफ्ट होते रहते हैं अक्रॉस द सरफेस। उनकी वेलोसिटी उतना इंक्रीज़ होती रहती है। सॉइल पार्टिकल जो हैं वो मूव करते हैं इस साल्टेशन में, और बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं सॉइल के सरफेस को, क्योंकि बड़ा बड़ा सॉइल का पार्टिकल हवा में घूम रहा है, हॉरिजेंटली चल रहा है, और जो भी उसकी सरफेस के साथ, सॉइल की सरफेस के साथ जो भी उसको चीज़ मिलेगी, वेजिटेशन मिलेगी, उसको साथ साथ में डैमेज करते चली जाएगी। तो सॉइल का पार्टिकल हवा में लटकता हुआ बहता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो उसके सामने जो भी आएगा वो उसको डैमेज करता जाएगा। यहाँ पे वो ट्रैवल करता है लगभग 4 टाइम्स ज़्यादा ट्रैवल करता है, और जो भी उसकी सरफेस में आता है, अगर वो किसी के साथ टकरा जाता है, वो रिबाउंड बैक हो जाता है, फिर से हवा में किसी और पार्टिकल के साथ भी टकरा जाएगा, उसको भी लेके चला जाएगा, और ज़्यादा स्पीड वो गेन करता है। ठीक है। जो सेकंड है वो है सस्पेंशन। यहाँ पे क्या होता है, जो विंड है वो स्मॉलेस्ट सॉइल के पार्टिकल्स को हवा में थ्रो करती है। यहाँ पे हवा छोटे से पार्टिकलों को हवा में घुमाती है। ये पार्टिकल्स जो हैं ये फाइन डस्ट को हवा में घुमा रही होती है। इसकी वजह से सॉइल जो है लंबी लंबी डिस्टेंस तक मूव कर जाता है। ठीक है। अब जो थर्ड वन है वो है सरफेस क्रीप। यहाँ पे लार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं ये काफ़ी बहुत हैवी होते हैं, इनको उठाया तो जा नहीं सकता इतना ज़्यादा हवा में, मगर यहाँ पे लार्ज पार्टिकल, यहाँ पे क्या करती है विंड, लार्ज पार्टिकल को लिफ्ट कर नहीं सकती है, मगर वो उनको मूव कराएगी, रोल सरफेस के ऊपर ही रोल कराएगी। मतलब जैसे हम रोल करके चलते हैं ना सरफेस के ऊपर, वैसे ही रोल करवाएगी एक हैवी पार्टिकल को, वो दूसरे हैवी पार्टिकल के साथ टकराएगा, वो आगे जाएगा, आगे सरफेस रोल करके वो एक दूसरे के कांटेक्ट में पार्टिकल्स आते हैं। और जैसे साल्टेशन में पार्टिकल मूव कर रहा होता है, दूसरे को टकरा के आगे जा रहा होता है, इसी तरीके से इनको स्पीड मिलती है, हवा इनको आगे घसीट के लेती है। इसको सरफेस क्रीप बोलते हैं। आप देखेंगे कि हैवी पार्टिकल एक दूसरे के साथ रेंगते चला जाता है। ठीक है। अब ये तो था जो इरोजन वाटर और विंड की वजह से हुआ। ठीक है। अब जो हमारा बायोटिक सॉइल इरोजन है, क्योंकि जो वाटर और विंड की वजह से हुआ वो था क्लाइमेटिक फैक्टर्स। अब जो सेकंड जो बायोटिक सॉइल इरोजन होता है, बायोटिक सॉइल इरोजन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग हो, डिफॉरेस्टेशन हो, जब फॉरेस्ट बायोटा ये सब ख़त्म हो जाए, या इंसान कुछ मैकेनिकल प्रैक्टिस करता है, ज़मीन खोदता है, पेड़ काट देता है, इसको सॉइल इरोजन कहते हैं, जो बायोटिक फैक्टर्स की वजह से होता है। डिफॉरेस्टेशन बहुत ही कॉमन फैक्टर है जो इस सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बार बार पेड़ काट देना, बहुत ज़्यादा हदों तक पेड़ काट देना, वापस पेड़ ना लगाना, पेड़ों की कटाई करना, उसकी वजह से जो सॉइल है कंटिन्यूस एक्सपोजर में आ जाती है, हैवी रेन के भी, हैवी स्नो के भी, ड्रॉट के भी, सूख जाती है ये सॉइल, और उसकी वजह सूखने की वजह से वो इजीली कैरी अवे हो जाती है। विंड भी उसको एकदम से उठा के ले जा सकती है। बहुत सारे ये सारी चीज़ें इनको उठा के लेके जाती है। ग्रेजिंग भी, जब बहुत सारे जानवर अनकंट्रोल्ड वे से ग्रेजिंग करते हैं, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, बायोलॉजिकल फैक्टर, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। ओवर ग्रेजिंग से सॉइल काफ़ी बंजर बन जाती है, इससे सारी चीज़ें निकल जाती हैं। तो ये बायोटिक फैक्टर्स हैं। लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके इम्पैक्ट और इसके कंट्रोल क्या है।